गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कंटिन्यू विद द चैप्टर सेकंड सॉल्यूशन। फर्स्ट वीडियो में बेटा हमने आपको बताया था कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ सॉल्यूशंस की मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। ये जो हमने लास्ट टाइम किया था बेटा, जिसमें हमने आपको बताया था किस किस के बारे में, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन एंड पार्ट्स पर मिलियन। इसके अलावा हमने आपको नॉर्मेलिटी और फॉर्मेलिटी भी बताया था, और हमने बताया था कि नॉर्मेलिटी और जो फॉर्मेलिटी है वो हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है बेटा। तो आज जो हम करेंगे सॉल्यूशन चैप्टर में, दैट इज़ सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी होती क्या है बेटा? देखिए, जब हम सोल्यूट की बात करते हैं, आप भी जानते हो सॉल्यूशन जो होता है हमारा दो चीज़ों से मिलकर बनता है, एक सोल्यूट और दूसरा क्या होता है बेटा? सॉल्वेंट। जब किसी भी सोल्यूट को हम किसी भी सॉल्वेंट में ऐड करते हैं, यानी एक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी एडिड टू ए गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, जनरली हम कहते हैं 100 ग्राम ऑफ, एट अ गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर इज नोन एज सोल्युबिलिटी एट दैट टेम्परेचर। तो क्या कहेंगे बेटा सोल्युबिलिटी को? द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ a solute, maximum amount of solute that can be dissolved in a given amount of solvent। और जब हम जनरली बात करते हैं तो कितना लेते हैं बेटा? 100 ग्राम एट अ गिवन टेम्परेचर एंड pressure is termed as its solubility। यानी उस सॉल्यूशन की हम उसको क्या कहेंगे? solubility कहेंगे बेटा, at that temperature, उस टेम्परेचर। दिस इज नॉन एज solubility। ठीक है बेटा। अब हम बात करते हैं solubility को, कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो solubility को इफेक्ट करते हैं। तो फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी, यानी ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो सॉल्युबिलिटी को क्या करते हैं बेटा? इफेक्ट करते हैं। जब हम जनरली बात करते हैं बेटा, तो सबसे पहले हमारे पास आता है टेम्परेचर। कौन सा फैक्टर आता है? टेम्परेचर। आप भी जानते हैं जैसे ही हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, यानी rise in temperature increases the solubility of substance, यानी किसी भी एक सब्सटेंस की solubility को क्या कर देता है? वो इंक्रीज, whose dissolution इज एंडोथर्मिक। बट ये याद रखना, जिसका क्या है? डिसोल्यूशन एंडोथर्मिक है, और टेम्परेचर आप राइज करते हो तो सोल्युबिलिटी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। वेरेज इट डिक्रीजेस फॉर एक्सोथर्मिक डिसोल्यूशन। ठीक है बेटा। आप देखिए इसको एक्सप्लेन कैसे करें। जब हम बेटा किसी भी एक सोल्यूट और सोलवेंट को, जब हम सिंपल सी बात करते हैं, जब सोल्यूट और सोलवेंट को हम डिज़ोल्व करते हैं तो इनके बीच में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है। क्या एस्टेब्लिश होता है? इक्विलिब्रियम। तो हमारे पास क्या बनता है? सॉल्यूशन बन जाता है। तो उस टाइम पे हमारे पास एक मिक्सचर बनता है जिसमें सॉल्यूट भी प्रेजेंट होता है, सॉल्वेंट भी होता है, और सॉल्यूशन की फॉर्म में भी रहता है। अब देखिए, फॉर एग्जांपल, ये जो फॉरवर्ड रिएक्शन है ये क्या हो हमारे पास? एंडोथर्मिक हो। फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है? एंडोथर्मिक। और बैकवर्ड रिएक्शन क्या हो? एक्सोथर्मिक हो। फॉर एग्जांपल देखिए, आप घर पे भी कर सकते हो। आजकल हमारे घर पे ग्लूकोज मिल जाता है, हमें ग्लूकोन डी होता है।
तो आप वो ग्लूकोन डी लीजिए, आप उसे पानी में डिजोल्व कर दीजिए मैक्सिमम अमाउंट में। तो आप देखना कि यहाँ पे जब ये सॉल्यूशन आपके पास तैयार होगा तो वो सॉल्यूशन कैसा होगा, ठंडा होगा। सॉल्यूशन कैसा होगा, ठंडा। तो रिएक्शन कैसी हो गई, एंडोथर्मिक हो गई। तो आप भी जानते हैं रिवर्स में कैसी होगी, यदि सॉल्यूशन से वापस मुझे निकालना तो मुझे हीट करना पड़ेगा, तो वापस क्या होगा, ये रिएक्शन कैसी होगी, एक्सोथर्मिक। आप ध्यान से सुनो, आप टेम्परेचर राइज कर रहे हो, एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस, जैसे ही हम टेम्परेचर क्या करते हैं बेटा, इंक्रीज करते हैं, तो आप भी जानते हो इक्विलिब्रियम जो रिएक्शन है किस पे बेटा, ये इक्विलिब्रियम पे दिखाई दे रही है। तो ये जो हमारे पास इक्विलिब्रियम जो है वो क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम गेट डिस्टर्ब्ड, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। जैसे हमने क्या कर दिया बेटा, टेम्परेचर को बढ़ा दिया, तो इक्विलिब्रियम क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया हमारा। और जैसे ही हमारे पास इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ तो इक्विलिब्रियम खुद को रीएस्टेब्लिश करने के लिए क्या करेगा, क्योंकि हमने क्या कर दिया, टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, टेम्परेचर इंक्रीज करा तो रिएक्शन क्या हो गई, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे, तो टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक कर रहे हैं हम। तो आप देख रहे हो, तो रिएक्शन खुद को इस टेम्परेचर को, बढ़ाए हुए टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करने के लिए क्या करेगी, किस तरफ मूव करेगी, एंडोथर्मिक की तरफ। तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो यही चीज़ है बेटा कि जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है, तो अगेन री एस्टेब्लिश करने के लिए, क्या करने के लिए, दोबारा से रीगेन करने के लिए क्या चीज़, इक्विलिब्रियम। तो आप भी जानते हो, आपने 11th क्लास में एक प्रिंसिपल पढ़ा था, ली चैटुरियर प्रिंसिपल। इसमें क्या कहा गया था, ली चैटुरियर प्रिंसिपल के अंदर, यदि कोई भी रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है और कोई भी फैक्टर जैसे टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया या कंसंट्रेशन, वो डिस्टर्ब हो जाता है, तो रिएक्शन उस फैक्टर को, जैसे हमने टेम्परेचर इंक्रीज करा तो उसको क्या करेगी, वो डिक्रीज करने की कोशिश करती है। तो डिक्रीज कैसे करेगी, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाके। तो वही मैंने अभी लिखा था, जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो सॉल्युबिलिटी सब्सटेंस की इंक्रीज हो जाएगी। जब रिएक्शन कैसी होगी, एंडोथर्मिक, तो वो टेम्परेचर को क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी, और एब्जॉर्ब करके कहाँ जाएगी, एंडोथर्मिक की तरफ। अब देखिए, जब आप टेम्परेचर डिक्रीज कर दोगे तो रिएक्शन क्या करेगी, एक्सोथर्मिक की तरफ जाएगी। तो उस टाइम पे रिएक्शन क्या हो जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है बेटा, तो इस टाइप से ये टेम्परेचर क्या करता है, इफेक्ट करता है। सेकंड, हम जब फैक्टर की बात करते हैं, सेकंड फैक्टर हमारे पास होता है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ये बड़ा सिंपल है, आपने सुना होगा कि जितने भी हमारे पास पोलर सॉल्वेंट होते हैं, कौन से होते हैं बेटा, पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट के अंदर कौन डिजोल्व होगा, पोलर सॉल्यूट। और ऐसे ही नॉन पोलर के अंदर, नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर कौन सॉल्यूबल होगा, डिजोल्व होगा, नॉन पोलर सॉल्यूट। ठीक है, तो पोलर सोल्यूबल इन पोलर, यानी लाइक डिजोल्व्स इन लाइक। ठीक है बेटा, याद रखना, लाइक्स डिजोल्व्स इन लाइक, यानी पोलर सोल्यूबल इन पोलर, एंड नॉन पोलर किसके अंदर सोल्यूबल होगा, नॉन पोलर के अंदर सोल्यूबल होगा। इसमें कोई डाउट। चलिए नेक्स्ट, थर्ड हमारे पास होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी वाटर के अंदर मोस्टली वो चीज़ डिजोल्व होती है, यानी वाटर के अंदर सोल्यूबल होने के लिए ये क्या फॉर्म करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेंगे विद वाटर, कोई भी सोल्यूट, यानी सोल्यूट फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर मॉलिक्यूल्स। यदि वो वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन करता है तो वो पानी में क्या होगा, सोल्यूबल होगा, अदरवाइज इट इज नॉट सोल्यूबल इन वाटर। लास्ट एंड फाइनल, हाइड्रेशन एंथैल्पी। इस हाइड्रेशन एंथैल्पी को आपने 11th में ही पढ़ा था। इफ हाइड्रेशन एंथैल्पी या हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ सॉलिड, यानी किसी भी एक सॉलिड सब्सटेंस की जब हम बात करते हैं, इज ग्रेटर होगी, इज ग्रेटर
देन इट्स लैटिस एंथैल्पी। लैटिस एंथैल्पी, लैटिस एंथैल्पी क्या होता है बेटा, जैसे हमारे पास NaCl कोई बॉन्ड है, यानी इनके बीच की जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ होगी दैट इज कॉल्ड लैटिस एंथैल्पी। यदि ये बॉन्ड वीक है तो पानी में क्या होंगे, इजिली सोल्यूबल होंगे, तो ये क्या हो जाएंगे, सोल्यूबल, इट विल बी डिजोल्व, तो वो पानी में क्या होंगे, डिजोल्व हो जाएंगे। यदि इनके बीच के बॉन्ड कैसे हैं, वीकर है, किससे, हाइड्रेशन एंथैल्पी से, यानी लैटिस एंथैल्पी कम और हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या हो, ज़्यादा होती है, तब वो पानी में क्या होते हैं, डिजोल्व होते हैं, अदरवाइज दे आर इनसोल्यूबल इन वाटर। तो ये हमारे पास है फैक्टर किसके बेटा, सोल्युबिलिटी, यानी फैक्टर अफेक्टिंग सोल्युबिलिटी, कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो सोल्युबिलिटी को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं सोल्युबिलिटी। हमारे पास 3 टाइप्स की होती है बेटा, जिसमें से फर्स्ट टाइप हम बात करेंगे सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड्स। किसकी, सॉलिड इन लिक्विड्स की बात करते हैं। ये तो आपने पढ़ रखा है सॉलिड इन लिक्विड्स के, कोई एग्जांपल मुझे बताइए, सॉलिड्स इन लिक्विड बता सकते हो, हाँ जी, सबसे सिंपल एग्जांपल है हमारे पास सॉल्ट सॉल्यूशन। कौन सा, सॉल्ट सॉल्यूशन, या फिर सुगर सॉल्यूशन। दीज आर द सिंपल एग्जांपल्स ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं, आप भी जानते हो कि एवरी सॉलिड डज नॉट dissolved in a given liquid, क्योंकि हर एक सॉलिड जो होता है वो लिक्विड के अंदर क्या नहीं होता, सोल्यूबल नहीं होता। क्यों नहीं होता, देखिए अभी बताते हैं बेटा। उसके लिए हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, उसके लिए 2 चीज़ हमारे पास क्या होनी चाहिए। पहला रीज़न, देखिए ध्यान सुनो, पहला रीज़न है नेचर ऑफ सोल्यूट सॉल्वेंट। एक तो जो हमारे पास सोल्यूट होगा वो कैसा होगा, पोलर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, पोलर। यदि सॉलिड की बात करते हैं तो पोलर सोल्यूट होगा, तभी वो पानी के अंदर क्या होगा, सोल्यूबल। दूसरी चीज़, वो वाटर के साथ क्या बनाए, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, तब भी सोल्यूबल होगा। तीसरी चीज, हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होनी चाहिए उसकी, हाइयर होनी चाहिए लैटिस एंथैल्पी से, तभी वो पानी के अंदर क्या होगा, सोल्यूबल होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं सोल्ट सॉल्यूशन की। किसकी बात करते हैं, सोल्ट सॉल्यूशन। सोल्ट हमारे पास क्या है, NaCl। तो NaCl की जो लैटिस एंथैल्पी है, लैटिस एंथैल्पी ये क्या होती है, लोअर होती है, किससे, हाइड्रेशन एंथैल्पी से, इसलिए ये पानी के अंदर क्या होता है, सोल्यूबल। और दूसरी चीज, ये टूटने के बाद Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बन जाते हैं, तो कैसे हो गए, पोलर भी होते हैं। इसी वजह से बेटा ये क्या होते हैं, पानी के अंदर सोल्यूबल होते हैं। जबकि जो हमारे पास नेफ्थलीन हो गई, नेफ्थलीन बोल्स जो कपूर की गोलियां होती है, या फिर हम एंथ्रासीन की बात करते हैं, ये पानी के अंदर क्या होते हैं, इनसोल्यूबल। कैसे होते हैं, इनसोल्यूबल इन वाटर। पहली बात, ये नॉन पोलर होते हैं, दोनों के दोनों कैसे होते हैं, ये नॉन पोलर होते हैं। ठीक है, और इनकी जो हम बात करते हैं बेटा, जो बॉन्डिंग होती है, लैटिस एंथैल्पी क्या होती है, हाइयर होती है, इसलिए ये क्या होते हैं, इनसोल्यूबल इन वाटर। बट नॉन पोलर होने की वजह से ये किस में होते हैं, यूनिवर्सल नॉन पोलर सॉल्वेंट में सोल्यूबल होते हैं। तो यूनिवर्सल नॉन पोलर सॉल्वेंट हमारे पास कौन सा हो गया, तो ये हम सिंपल सी बात कहते हैं कि ये बेंजीन के अंदर क्या होते हैं, इजली डिसॉल्व हो जाते हैं। तो यहां पे कौन सा आ गया, तो लाइक सोल्यूबल, लाइक, यानी नॉन पोलर सॉल्यूट किसके अंदर सोल्यूबल हो गया, नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर। तो यहां पे मेनली ये वाला रीजन हमारे पास क्या हो गया, एप्लीकेबल हो गया। ठीक है बेटा, इसमें कोई डाउट हुई। अब बात करते बेटा, देखिए यानी लाइक सोल्यूबल लाइक्स, तो ये समझ में आया। अब दूसरी बात,
हम जब बात करते हैं हमारे पास जो सॉल्यूशन होते हैं, क्या होते हैं बेटा? सॉल्यूशन होते हैं। तो हमारे पास सॉल्यूशन दो टाइप्स के होते हैं, आप भी जानते हो। एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन और दूसरा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। 10th क्लास तक या 11th क्लास में आपको सिंपल सा बताया गया था बेटा सैचुरेटेड सॉल्यूशन कौन से होते हैं और नॉन सैचुरेटेड कौन से होते हैं। सिंपल डेफिनेशन जब हम बताते हैं बेटा, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन की क्या बात करेंगे? ए सॉल्यूशन विच या इन विच नो मोर solute can be dissolved in a particular amount of solvent at a given temperature। यानी हम और सोल्यूट ऐड नहीं कर सकते किसके अंदर? सॉल्वेंट के अंदर। किसके? एट ए गिवन टेम्परेचर के अंदर। ए सॉल्यूशन इन विच नो मोर सोल्यूट कैन बी डिजोल्व्ड इन अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है बेटा, डिजोल्व्ड इन अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। अब जब हम मोर एंड मोर सोल्यूट कैन बी एडेड या डिजोल्व कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? मोर and more solute can be dissolved किसके अंदर? ए पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट ए गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो इसको हम पढ़ेंगे कैसे बेटा? तो देखिए अब इसको एक्सप्लेन करते हैं। शुरू करें एक्सप्लेन करना। देखिए सबसे पहले जब हम बात करते हैं, जब आप कोई भी ये हमारे पास कोई बीकर है, इसके अंदर मैंने क्या डाल दिया? प्योर सॉल्वेंट। क्या डाल दिया? प्योर सॉल्वेंट। अभी नाउ इट्स कंसंट्रेशन, इसकी कंसंट्रेशन क्या है? 0। क्योंकि जब कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन की बात करते हैं तो सॉल्यूशन में क्या होना चाहिए? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्वेंट है पर सॉल्यूट क्या है ही नहीं, तो उसकी कंसंट्रेशन क्या है? अभी 0। तो देखिए जब इसके अंदर हम सॉल्यूट डालना ऐड करेंगे, व्हेन अ सॉलिड सॉल्यूट इज एडेड टू द सॉल्वेंट, क्या करेंगे हम? सॉल्वेंट के अंदर क्या ऐड करना शुरू करेंगे? सॉलिड सॉल्यूट। तो सम, ये नहीं करें मैं कि सारा का सारा, तो जो हमारे पास सम सॉल्यूट पार्टिकल्स डिजोल्व्ड इन सॉल्वेंट, सॉल्वेंट में क्या हो जाएंगे? डिजोल्व हो जाएंगे। एंड इट्स कंसंट्रेशन, तो जैसे ही थोड़ा सा सॉल्यूट बेटा इसके अंदर डिजोल्व हुआ तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। देन इट्स कंसंट्रेशन इंक्रीजेस। किसकी? सॉल्यूट की कंसंट्रेशन किसके अंदर? सॉल्यूट की कंसंट्रेशन सॉल्वेंट के अंदर क्या हो जाएगी? इंक्रीज होगी। तो उसे हम कहते हैं कंसंट्रेशन इंक्रीजेज इन द सॉल्यूशन। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, इस प्रोसेस को कहा जाता है बेटा डिसोल्यूशन। क्या कहते हैं हम? डिसोल्यूशन। जब किसी भी सॉलिड सॉल्यूट को हम किसके अंदर डालते हैं? सॉल्वेंट के अंदर डालते हैं और कंसंट्रेशन क्या होती है? इंक्रीज, तो उस प्रोसेस को कहा जाता है बेटा डिसोल्यूशन। और देखिए इसका रिवर्स, सम सॉल्यूट पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन कोलाइड्स, क्या करता है बेटा? कोलाइड्स करता है विद the solid solute particles and एनर्जी क्या कर गया? लॉस कर जाता है बेटा। जब हमने क्या करा, अब देखिए
इसके अंदर कुछ पार्टिकल सोल्यूबल हो चुके हैं सॉल्यूशन के अंदर, मैंने और सोल्यूट ऐड करा, और जैसे सोल्यूट ऐड करते हैं तो यहाँ पे जो सोल्यूट पार्टिकल्स है जो पहले से डिजोल्व उनके साथ क्या करते हैं, आपस में कोलिजन करते हैं, या फिर ये सॉलिड जो सोल्यूबल सोल्यूट है ये आपस में क्या करते हैं, कोलिजन करते हैं। कोलिजन करने की वजह से एनर्जी क्या करके लॉस कर जाते हैं, और जैसे एनर्जी लॉस करते हैं तो वापस से क्या हो जाते हैं बेटा, ये सॉलिड फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो सम सोल्यूट या सम सोल्यूट पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन कोलाइड्स करते हैं किसके साथ, विद सॉलिड सोल्यूट, मतलब आपस में कोलिजन करते हैं, या फिर किसके साथ, वॉल्स के साथ, या फिर हम जो ऐड करें उनके साथ भी कोलाइड कर सकते हैं। तो कोलिजन कैसे भी हो सकती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, तो हमारे पास जो डिजोल्व यहाँ पे सोल्यूट पार्टिकल्स है वो क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं किससे, सॉल्यूशन से, एंड गेट सेपरेटेड आउट ऑफ द सॉल्यूशन। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है बेटा क्रिस्टलाइजेशन। क्या कहा जाता है, क्रिस्टलाइजेशन। और जब दोनों के दोनों यानी डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन दोनों सेम रेट से टेक प्लेस करती है, यानी रेट ऑफ डिसोल्यूशन इज इन इक्विलिब्रियम विद रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है बेटा, अंडर सर्टेन कंडीशन, ये नहीं कह रहा हर रेट पे, अंडर सर्टेन कंडीशन, पूरी लिखनी पड़ेगी, चलिए लिख देते हैं, इसमें छोटा शॉर्ट में हो जाती है। तो व्हेन रेट ऑफ दिस सॉल्यूशन इज इक्वल टू रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एट एनी कंडीशन या एट एनी स्टेज, किसी भी एक स्टेज के ऊपर, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन। क्या कहा जाता है उसे, इक्विलिब्रियम कंडीशन। और ऐसी स्टेज जब हमारी मेंटेन होती है तब उस सॉल्यूशन को कहा जाता है बेटा सैचुरेटेड सॉल्यूशन, क्योंकि इस सॉल्यूशन के अंदर अब आप और सॉल्यूट ऐड करोगे तो जो पहले से डिसॉल्व है वो कहाँ जाएगी, बाहर। तो इसके अंदर आप और सॉल्यूट पार्टिकल्स ऐड नहीं कर सकते, देन द सॉल्यूशन इज नोन एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो हम देखिए एक रीड कर लेते हैं पैराग्राफ, ये देखिए ये लिखा हुआ, एट दिस स्टेज, जब क्या हो बेटा, कंसंट्रेशन, यानी जब हमारे पास रेट ऑफ दिस सॉल्यूशन एंड रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या हो, दोनों सेम हो। एट दिस स्टेज द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन द सॉल्यूशन रिमेन कांस्टेंट। ठीक है बेटा, अंडर द गिवन कंडीशन, यानी टेम्परेचर और प्रेशर क्या हो, सेम हो, देन सच सॉल्यूशन इज नोन एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं बेटा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। तो ये तो हमारी हो गई सॉलिड्स की बात, ये समझ में आए। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा गैसेस की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, गैसेस की। ठीक है, तो शुरू करते हैं गैसेस के लिए। यानी सोलिबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। तो सोलिबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड किस किस पे डिपेंड करती है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो डिपेंड करता है। पहला, नेचर ऑफ गैस। तो हम इसको पढ़ लेते हैं बेटा, लिखने से बढ़िया हम इसको स्टडी कर लेंगे। देखिए, जब हम बात करते हैं बेटा सोलिबिलिटी ऑफ गैसेस की बात करते हैं, सोलिबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड, तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सोलिबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड पे डिपेंड करते हैं। सबसे पहला, नेचर ऑफ गैस। देखिए बेटा, जब हम बात करते हैं कुछ गैसेस जिनकी हम बात करते हैं, तो द गैसेस विच कैन बी इजिली लिक्विफाई, जो गैसेस कैसे होते हैं, इजिली लिक्विफाई हो जाती हैं बेटा, लिक्विफाइड हो जाती है, आर मोर सोल्यूबल। कैसे होते हुए, मोर सोल्यूबल होती हैं, लाइक वाटर। ठीक है बेटा, इजीली सोल्यूबल होते हैं किसके अंदर, पानी के अंदर, लाइक वाटर। तो गैसेस कैसे कैसे बेटा, जैसे हम बात करते हैं NH3 गैस होगी, अमोनिया, तो ये पानी के अंदर क्या होती है, सोल्यूबल होती है। क्यों, क्योंकि आपने 11th क्लास में एक वर्ड सुना था बेटा, क्रिटिकल टेम्परेचर। कौन सा वर्ड था, क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर,
जिन भी गैसेस का क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होता है वे गैसेस इजीली क्या होती हैं, लिक्विफाई होती है। वे गैसेस क्या होती है बेटा, इजीली लिक्विफाई होती हैं। कैसी होती हैं, इजीली लिक्विफाई। ठीक है, तो यानी क्रिटिकल टेम्परेचर जिन भी गैसेस का क्या होगा, हाई होगा, वे क्या होंगी, इजीली लिक्विफाई होंगी। तो इसमें हमारे पास क्या हो गया, जब हम सबसे पहले बात करते हैं तो जैसे NH3 इसका जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो क्या होता है, हाई होता है, इसलिए ये पानी के अंदर क्या होती हैं, इजीली सोल्यूबल होती हैं। ठीक है, तो सेकंड, नेक्स्ट हम बात करते हैं नेचर ऑफ लिक्विड यानी सॉल्वेंट की बात करते हैं। तो देखिए, गैसेस विच आर कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग आयंस इन द aqueous solution are more soluble in water than the other solvent। देखिए, जैसे हम बात करते हैं HCl गैस की, एग्जांपल यहां पे मैं लेता हूं HCl गैस। तो जैसे ही पानी में डालते हैं तो ये क्या कर लेती है, आयंस फॉर्म कर लेती है, H पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन। तो इसलिए भी ये पानी में क्या होती है, इजिली सोल्यूबल हो गई। ठीक है बेटा। थर्ड फैक्टर हमारे पास क्या है, टेम्परेचर। अंडर अ कांस्टेंट प्रेशर, यानी प्रेशर हमने क्या रख दिया, कांस्टेंट रख दिया। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो सोल्युबिलिटी क्या करती है, इसकी डिक्रीज करती है। क्यों डिक्रीज करती है, देखिए अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, ये हमारे पास क्या है बेटा, ये हमारे पास लिक्विड मॉलिक्यूल्स है, ये इसकी सरफेस पे गैसेस मॉलिक्यूल क्या है, एडजॉर्ब होते हैं, और इनके बीच में यानी लिक्विड और गैसियस मॉलिक्यूल्स के बीच में, यानी लिक्विड सॉल्वेंट और गैसियस मॉलिक्यूल्स के बीच में कौन सा फोर्स होता है, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। कौन सा होता है, वीक वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वीक वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। और जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो बॉन्ड टूट गया। अब जब बॉन्ड टूट जाता है तो ये जो गैसेस मॉलिक्यूल्स है ये वापस किस में चले जाते हैं, गैसेस स्टेट में, यानी सोल्युबिलिटी, यानी यहां पे रहते नहीं लिक्विड में। अब जब लिक्विड में रहेंगे नहीं तो सोल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। इसीलिए बेटा जैसे ही आप लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड डिक्रीज कर जाते हैं। एग्जाम्पल बताता हूं मैं कोल्ड ड्रिंक का, किसका हो गया बेटा। अब देखिए, मैं एग्जाम्पल एक्सप्लेन करता हूं। आपके पास दो कोल्ड ड्रिंक है, एक आपके पास हॉट मतलब थोड़ी गर्म है कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक कह रहे हो और हॉट कह रहे हैं बेटा, तो समझ जाना, यानी गर्म हमारे पास कोल्ड ड्रिंक है, एक हमारे पास चिल्ड है, बिल्कुल चिल्ड कर रखे हमने, चिल्ड कोल्ड ड्रिंक है। तो मुझे बताइए इन दोनों के अंदर जो गैस होती है, कौन सी गैस होती है, CO2। तो CO2 की परसेंटेज किस में ज्यादा होगी, आप भी जानते हो हॉट जो कोल्ड ड्रिंक होती है वो हमें पीने में अच्छी भी नहीं लगती, क्योंकि उसके अंदर CO2 की जो कंसंट्रेशन होती है वो क्या होती है बेटा, कम होती है, डिक्रीज हो जाती है। क्यों, क्योंकि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इजीली टूट जाता है और गैसेस क्या हो जाती है, एस्केप होती है। जैसे गैस आप ओपन करते हो एकदम से गैस बाहर निकल जाती है वो सारी। और चिल्ड के अंदर कंसंट्रेशन क्या होती है, ज्यादा होती है, इसी वजह से हमें चिल्ड कोल्ड ड्रिंक ज्यादा अच्छी लगती है बेटा। ठीक है, लास्ट है हमारे पास प्रेशर ऑफ गैसेस ओवर द सॉल्यूशन। देखिए बेटा, जैसे जैसे हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे लिक्विड के अंदर तो सॉल्युबिलिटी क्या करेगी, इंक्रीज करती है। इसका भी देखिए, ये मेरे पास लिक्विड मॉलिक्यूल्स है, ये हमारे पास लिक्विड मॉलिक्यूल्स हो गए, और ये मेरे पास गैसियस मॉलिक्यूल है, और ये क्लोज कंटेनर, कैसा कंटेनर है ये, क्लोज कंटेनर। और ये हमारे पास, अब मैंने इसको बना दिया पिस्टन, हो गया। अब मैंने क्या करा, जैसे ही मैं प्रेशर अप्लाई करता हूं, मैंने क्या करा, प्रेशर अप्लाई कर दिया, अप्लाई करा प्रेशर, तो ये जो पिस्टन है ये कहां मूव कर जाएगा, पिस्टन नीचे की तरफ आ जाएगा, ये पिस्टन यहां पे आ जाएगा, हो गया हमारे पास पिस्टन नीचे आ गया। और यहां तक देखिए, यहां तक हमारे पास लिक्विड भरा हुआ था। अब जो ये गैसेस है हमारे पास, जो ये गैसेस मॉलिक्यूल हमें दिखाई दे रहे हैं, जो किसके अबाउ थे, ये हमारे पास सॉल्वेंट, और ये क्या है, सॉल्यूट। और सॉल्यूट किस स्टेट में, गैसेस स्टेट में। आपने क्या करा, प्रेशर इंक्रीज कर दिया, क्या करा, प्रेशर इंक्रीज कर दिया। अब जो गैसेस मॉलिक्यूल किसके अबाउ थे, सॉल्वेंट के, वो क्या होंगे, इस सॉल्यूट के अंदर या सॉल्वेंट के अंदर, सॉरी, इस सॉल्वेंट के अंदर क्या होंगे, सोल्यूबल होंगे।
और ज़्यादा जब प्रेशर आप इंक्रीज करोगे यानी पिस्टन को यहां तक ले जाओगे और हमारे पास लिक्विड यहां तक है, तो सोल्युबिलिटी और क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो जैसे जैसे आप प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो तो सोल्युबिलिटी क्या कर रही है बेटा, इंक्रीज करेगी। एंड दिस लॉ वाज एक्सप्लेन बाय द साइंटिस्ट नोन एज हेनरीज लॉ। कौन सा लॉ, हेनरीज लॉ। उसने ये कहा था कि जैसे जैसे आप प्रेशर इंक्रीज करोगे तो गैसेस प्रेजेंट ओवर द लिक्विड, किसी भी एक लिक्विड या सॉल्यूशन के ऊपर जितनी गैसेस प्रेजेंट है उसकी सॉल्युबिलिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। एंड दिस इज नोन एज हेनरीज लॉ। तो देखिए हेनरीज लॉ ने क्या कहा था, ध्यान से पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ, द मास ऑफ गैसेस डिसॉल्व्ड पर यूनिट वॉल्यूम द सॉल्वेंट एट ए गिवन टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, यानी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, किसकी, अमाउंट ऑफ गैसेस डिसॉल्व्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट। और सिंपल डेफिनेशन में हम बात करते हैं तो बेटा, तो देखिए यहां पे हमारे पास लिखा हुआ है साफ साफ, द सोल्युबिलिटी ऑफ एनी गैस, यानी उसको हम किस में एक्सप्रेस करते हैं, मोल फ्रैक्शन में, इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स पार्शियल प्रेशर। उसके किसके इक्वल होगी, डायरेक्टली पार्शियल प्रेशर के इक्वल होगी। यानी जितना प्रेशर आप इंक्रीज करोगे, जितना प्रेशर हम इंक्रीज करेंगे उतनी ही सोल्युबिलिटी गैसेस की क्या करेगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो मोल फ्रैक्शन जो हमारे पास है वो क्या करेगा, यानी प्रेशर जितना इंक्रीज करा उतना ही मोल फ्रैक्शन क्या कर जाएगा, गैसेस का इंक्रीज कर जाएगा। तो यहां पे हमारे पास एक्स ए क्या है, एक्स ए है बेटा नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ गैसेस that are dissolved in liquids। यानी जितना आप प्रेशर इंक्रीज करोगे तो गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पानी के अंदर उतना ही क्या होंगे, यानी लिक्विड के अंदर उतने क्या होंगे, डिसॉल्व होगी, जितना प्रेशर इंक्रीज करा। तो क्या हो जाएगा, पी ए इज इक्वल टू में के एच एक्स ए। यहां पे के एच क्या है बेटा, हेनरीज कांस्टेंट, क्या है, हेनरीज कांस्टेंट। और हर एक गैस के लिए जो हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू होती है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है। ठीक है, अब एक चीज़ और समझने की यहाँ पे देखिए, ये तो समझ में आएगा, ये हमारे पास फॉर्मूला का हेनरीज लॉ समझ में आया, यानी जितना आप पार्शियल प्रेशर इंक्रीज करोगे गैसेस के ऊपर उतनी सॉल्युबिलिटी गैसेस की क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ठीक है, अब देखिए के एच की वैल्यू किस किस पे डिपेंड करती है, और हर एक वैल्यू डिफरेंट गैसेस के लिए इसकी वैल्यू क्या होती है, डिफरेंट होती है। यानी के एच वैल्यू डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेस, यानी हर एक गैस के लिए इसकी वैल्यू क्या होती है, डिफरेंट होती है बेटा। और ये टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। और ध्यान सुना, के एच वैल्यू इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। क्यों बेटा, क्यों इंक्रीज करते हैं टेम्परेचर के साथ, देखिए अब के एच हमने यहां ले लिया, पी ए अपॉन में एक्स ए। अब इस प्रेशर को मैं कांस्टेंट कर दूं, मैं प्रेशर नहीं बढ़ा रहा, अब मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं, मैं प्रेशर को क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया। तो ये एक दूसरे के क्या हो गए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो गैसेस क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो यानी सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेस या मोल फ्रैक्शन ऑफ गैसेस इन लिक्विड डिक्रीजेस, तो के एच की वैल्यू क्या कर जाएगी, इंक्रीजेस। बात समझ में आई बेटा। इसी वजह से जब हम बात करते हैं तो ये एक दूसरे के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, यानी सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेस जितनी ज्यादा होंगी के एच की वैल्यू उतनी क्या होगी, कम। ये जितनी कम होंगी के एच की वैल्यू क्या होगी, उतनी ज्यादा होगी, क्योंकि एक दूसरे के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है बेटा। अब हम बात करते हैं हेनरीज लॉ की एप्लीकेशन की। किसकी बात करते हैं, हेनरीज लॉ की एप्लीकेशन। और ये वाला जो टॉपिक है ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं बेटा। हेनरीज लॉ का जब हम एप्लीकेशन की बात करते हैं तो उसको कहां कहां अप्लाई करते हैं, तो देखिए सबसे पहले हम हेनरीज लॉ की जब बात करते हैं तो इसको अप्लाई करते हैं सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर और सोडा वाटर के अंदर।
आपने देखा होगा विद हाई प्रेशर जब हम सॉफ्ट ड्रिंक्स को बेटा फिल करते हैं तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, प्रेशर के साथ क्या करते हैं, ये फिल्ड करते हैं किसको, CO2 गैस को। तो यही लिखा हुआ है इन द सॉफ्ट ड्रिंक एंड सोडा वाटर द सोलिबिलिटी ऑफ CO2 गैस किसकी, इंक्रीज बाय सील्ड वाटर अंडर हाई प्रेशर। यानी हाई प्रेशर के अंदर हम क्या करते हैं बेटा, सोलिबिलिटी CO2 की क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं किसके अंदर, सोडा वाटर एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर। दूसरा, आपने देखा होगा बेटा जितने भी स्कूबा डाइवर्स होते हैं, स्कूबा डाइवर्स जो पानी में गोताखोर, हिंदी में कहते हैं गोताखोर कहते हैं, जो समुद्र में गोता लगाते हैं, वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करते हैं। तो उस ऑक्सीजन सिलेंडर के अंदर वो क्या क्या होता है, इसके अंदर उस ऑक्सीजन सिलेंडर के अंदर 3 गैसेस भरी होती है। कौन कौन सी, देखिए उसके अंदर हमारे पास O2 गैस होती है, और ये O2 गैस किस में हेल्प करती है, आप भी जानते हो रेस्पिरेशन प्रोसेस में, किसमें हेल्प करती है, रेस्पिरेशन। दूसरी होती है बेटा हीलियम गैस, कौन सी गैस होती है, हीलियम गैस। और हीलियम गैस का काम क्या होता है, इन ऑर्डर टू रिड्यूस और मिनिमाइज द पेन इफेक्ट अंडर द डिकम्प्रेशन। यानी जब आप समुद्र के अंदर जाते हो बेटा, तो समुद्र के अंदर क्या होता है, प्रेशर इंक्रीज होता रहता है, तो उस प्रेशर को रिड्यूस करने का काम कौन करता है, हीलियम करती है। और तीसरी गैस इसके अंदर N2 गैस भरते हैं। तो क्या होता है बेटा, अंडर प्रेशर हमारी बॉडी क्या करती है, हार्मफुल टॉक्सिक सब्सटेंसेस रिलीज करती है, तो उसको डी न्यूट्रलाइजेशन करने का और यूरिन के थ्रू बॉडी से निकालने का काम कौन करता है, N2 गैस करती है। तो ये तीनों के तीनों हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यानी 2 पॉइंट आप याद कर लो काफ़ी है। तो स्कूबा डाइवर्स के जो सिलेंडर्स होते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स, उसमें 3 गैसेस भरी होती है, और तीनों का रोल समझ में है। ये हमारे लिए किस काम आता है, रेस्पिरेशन के। रेस्पिरेशन तो आप जानते हो बेटा, यानी जब हमारी बॉडी को एनर्जी की जरूरत होती है तो क्या करती है, वो ग्लूकोज जो हमारी बॉडी में होते हैं उसको तोड़ के किस में कन्वर्ट करती है, एनर्जी में। दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। तो उस काम ऑक्सीजन आ गई हमारे। हीलियम, हीलियम किस काम होती है, जो हमारी बेटा अंडर जब प्रेशर अंडर सी में जाते हैं तो प्रेशर इंक्रीज होता है, तो उस प्रेशर की वजह से हमारी बॉडी पे क्या होता है, पेन होता है, तो उस पेन को रिड्यूस करने के लिए हम क्या लेते हैं, हीलियम, प्रेशर को, जिससे क्या हो जाए, मिनिमाइज हो जाए। तीसरी चीज नाइट्रोजन। और जब हमारी बॉडी में पेन होता है तो बॉडी क्या करती है, टॉक्सिक सब्सटेंसेस रिलीज करती है, तो उसको न्यूट्रलाइजेशन करने का काम कौन करती है, N2 गैस करती है बेटा। तीसरा, हाई एल्टीट्यूड्स, देखो हिमालय पे जाते हैं, या फिर हमने देखा होगा बेटा जितने भी हमारे पास जेट, यानी जो हमारे लड़ाकू विमान होते हैं, जेट एयरवेज होते हैं, उनके अंदर जितने भी हमारे पास जो पहाड़ों पे चढ़ रहे हैं, माउंटेन क्लाइंबर्स, उनके पास ऑक्सीजन सिलेंडर होता है। जैसे हम हिमालय पे चढ़ रहे हैं तो वो उनको ऑक्सीजन सिलेंडर दिया जाता है। तो उसके अंदर मेनली क्या होती है बेटा, हाई कंसंट्रेशन किसकी होती है, हाई कंसंट्रेशन ऑक्सीजन की होती है। क्यों, क्योंकि वहां पे हिमालय के ऊपर, या फिर हम बात करते हैं जो एयरक्राफ्ट होते हैं वो हाई स्पीड में चलते हैं, तो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या होती है, बहुत कम होती है। तो उस कंसंट्रेशन को इक्वलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करते हैं बेटा। तो इसीलिए हमारे पास ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, लास्ट, लिमिटेशन ऑफ हेनरीज लॉ। जब लिमिटेशंस की बात करते हैं बेटा हेनरीज लॉ की, तो सबसे पहला इसमें क्या है, गैसेस शुड नॉट रिएक्ट केमिकली विद द सॉल्वेंट टू फॉर्म एनी कंपाउंड। इसमें कोई भी गैस एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करनी चाहिए। जितनी गैस आपने डाली वो सारी की सारी गैस क्या होनी चाहिए, गैसेस फॉर्म में रहनी चाहिए। जैसे हमने वाटर के अंदर क्या डाल दिया, सोडा वाटर, CO2 गैस डाली तो सोडा वाटर बना, तो जो CO2 गैस होती है पानी में डिजोल्व नहीं होती, बट उसकी जगह हमने लिक्विड अमोनिया डाल दिया तो वो पानी के साथ रिएक्ट करके क्या कर देगी, NH4OH, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाता है बेटा। तो वहां पे हेनरीज लॉ क्या हो गया, एप्लीकेबल नहीं होता। दूसरी चीज, कई बार क्या होता है, मॉलिक्यूल एसोसिएट कर जाते हैं या डिसोसिएट करते हैं, तब भी उस पर क्या होता है, हमारे पास हेनरीज लॉ पे इफेक्ट आता है। क्योंकि जैसे ही वो टूटेगा तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गए, इंक्रीज हो जाते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस इंक्रीज हो गए, तो हेनरीज लॉ वहां पे भी एप्लीकेबल नहीं होता। कैसे नहीं होता, देखिए बेटा, जैसे यहां पे मैंने आपकी थोड़ी देर पहले बात करी थी, आपने यहां पे 100 मॉलिक्यूल्स डाले थे, कितने डाले, 100 मोल्स, तो यहां पे 100 के 100 क्या हो गए, सोल्यूबल हो गए। बट यहां पे मैंने 100 डाले, फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं NaCl, मैंने गैस ली NaCl की, तो ये NaCl टूट गई Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में, तो 100 Na बने, 100 Cl बन गए। तो यहां पे जो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए, 200 हो चुके। तो नंबर ऑफ मोल्स के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुए, तो यहां पे इस टाइम पे हेनरीज लॉ क्या हो जाता है बेटा, एप्लीकेबल नहीं होता। ठीक है, तो ये क्या थी, कुछ लिमिटेशंस थी हेनरीज लॉ की। तो नेक्स्ट हम शुरू करेंगे बेटा नेक्स्ट वीडियो में, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ
सॉल्यूशन। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हमारे पास क्या होती हैं, 4 होती हैं, उनको भी हम पढ़ेंगे। साथ में शुरू करेंगे बेटा वेपर प्रेशर को स्टडी करते हुए कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को प्रोसीड करेंगे। तो वेपर प्रेशर क्या होता है, इसके इफ़ेक्ट्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। इसके अंदर फिर वेपर प्रेशर के अंदर हम रोल्स लॉ पढ़ेंगे। ये हम सारी चीज़ कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीक में। टिल देन थैंक यू, हैव ए नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे बेटा।